इस एनिमे के शुरुआत में हमें दो बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है। लड़का का नाम जूनिचिरो होता है और लड़की का नाम टोमो होता है। टोमो बचपन से ही जूनिचिरो को पसंद करती है और जूनिचिरो टोमो को लड़की समझता ही नहीं है, क्योंकि टोमो हमेशा से ही लड़कों जैसे हरकतें करती है। उसके बात करने का अंदाज और उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल लड़कों जैसा था और सबसे बड़ा रीजन था कि वो हमेशा से ही लड़कों वाले कपड़े पहनती है। लेकिन दोनों जब हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं तब जूनिचिरो को टोमो के शरीर में कुछ बदलाव महसूस होता है। फिर हाई स्कूल के दौरान ही जूनिचिरो टोमो की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। इस एनिमे के शुरुआत में हमें टोमो और जूनिचिरो को एक साथ में दिखाया जाता है। आज इनके हाई स्कूल का पहला दिन था। टोमो हिम्मत करके आज अपने दिल की बात जूनिचिरो से कह देती है। टोमो कहती है कि मुझे तेरा जवाब नहीं चाहिए, बस मैंने तुझे अपनी फीलिंग बता दी। कुछ देर खामोश रहने के बाद जूनिचिरो बोला, अच्छा तो तू सच में मेरी जवाब नहीं सुनना चाहती हो? जूनिचिरो ये बोलकर फिर से खामोश हो गया, लेकिन फिर अचानक बोला, अरे यार मैं तो तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बेस्टी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। और ये कहकर वो फिर से टोमो का प्रपोजल को फ्रेंड जोन में कर देता है। सीन कट होता है, टोमो अपने स्कूल जा रही थी और जूनिचिरो उसका वेट कर रहा था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ में रहते आ रहे हैं, तो अब दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ गई है। रास्ते में जाते वक्त जूनिचिरो कहता है, अबे जल्दी चलना वरना हमारी बस छूट जाएगी। ये बोलकर वो टोमो को गलत जगह पर टच कर देता है, जिसके बाद टोमो उसे एक जबरदस्त इनाम देती है। टोमो अपने स्कूल पहुंचकर अपने एक दोस्त मिसुजू से बात करती है और बताती है कि यार मुझे जून अब तक लड़की समझता ही नहीं है, बताओ मैं अब क्या करूं? मिसुजू कहती है कि देख, सबसे पहले तो तुझे अपनी टोन लड़कियों जैसी करनी होगी और साथ ही अपनी आदत को भी सुधारनी होगी। तू बचपन से ही लड़कों वाले गेम खेलती आ रही है और लड़कों के जैसे ही हरकतें करती है, इसलिए तुझे कोई भी लड़की समझता ही नहीं है। सच कहूँ तो अगर मैं जून की जगह होती तो मैं भी तुम्हें लड़का ही समझती, लेकिन मैंने कुछ ऐसा देखा है जो जून ने अभी तक नहीं देखा है, इसलिए मुझे पता है कि तू पक्का एक लड़की है। मिसुजू की बात मानकर टोमो जून से बहुत ही प्यार से बात कर रही थी, जिस पर जून कहता है, अबे तू ये अचानक सन की बुड्ढो जैसे क्यों बात करने लगी? जिसके बाद तो भाई साहब दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है। जून गुस्से में आकर टोमो का कॉलर पकड़ लेता है, जिससे टोमो शर्मा जाती है। फिर तुरंत ही गुस्सा हो जाती है और एक जोरदार पंच से पूरा स्कूल गूंज उठता है। अगले दिन दोनों अपना चोटिल चेहरा लेकर एक साथ स्कूल जा रहे थे। स्कूल आकर टोमो और मिसुजू एक साथ लंच करते हैं। मिसुजू कहती है कि तू तो दिन भर जून के साथ में रहती है और लंच करने के टाइम में तू मेरे पास क्यों चली आती है? टोमो कहती है, यार जब एक लड़का और लड़की एक साथ लंच करते हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए मैं तेरे पास चली आती हूँ। मिसुजू कहती है, क्या बकवास कर रही है, चल आजा मेरे साथ। मिसुजू टोमो को लेकर जून के पास में चली जाती है और फिर तीनों मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। मिसुजू और जून एक दूसरे से नफरत करते हैं और इसका कारण क्या है ये टोमो को बिल्कुल भी नहीं पता है। छुट्टी के वक्त बारिश काफी ज्यादा हो रही थी, तो जून वहीं पर खड़ा होकर टोमो का वेट कर रहा था। तभी मिसुजू वहाँ पर आ जाती है। ओ तो तुम भी छाता घर भुलाए? जून कहता है, कोई है जो मेरे लिए छाता लेकर आ रहा है? दोनों आपस में कुछ देर नफरत भरी अंदाज में बातें करते हैं। तभी वहाँ पर टोमो आ जाती है। टोमो जून के साथ नहीं बल्कि मिसुजू के साथ में जाना चाहती थी, लेकिन मिसुजू उसे जून के साथ ही जाने के लिए कहती है। अब टोमो और जून एक ही छतरी के नीचे बचकर जा रहे थे। टोमो थोड़ा दूर दूर चल रही थी और भींग रही थी। जून कहता है, यार थोड़ा अंदर आ जाना, भींग क्यों रही है? टोमो बताती है कि मैं प्रैक्टिस के लिए गई थी और मुझसे बदबू आ रही है। जून उसके पास जाकर कहता है, पर मुझे तो कोई भी बदबू नहीं आ रही है, उल्टा तो मुझे खुशबू आ रही है। जून को अपने इतने करीब देखकर टोमो लाल पीली हो जाती है और तुरंत ही वहाँ से बिजली की रफ्तार में भाग जाती है। जून भी टोमो का पीछा करते करते उसके पास तक पहुँच जाता है, लेकिन फिर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके बाद उसे वहाँ से भागना पड़ जाता है। अगले दिन टोमो कराटे क्लास के कैप्टन मिसाकी सेनपाई के साथ में कराटे प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वो मिसाकी को एक जोरदार किक मारती है, जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। अपनी गलती के कारण से टोमो मिसाकी से माफी मांगती है। फिर दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। इधर मिसुजू जून के पास में आकर कहती है कि मैंने सुना है कि टोमो ने कराटे क्लब में एक नया दोस्त बनाई है और वो दोस्त कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। अब ये सुनकर जून को काफी ज्यादा बुरा लगता है। कुछ देर बाद टोमो जून के पास में आती है। जून से रहा नहीं गया तो वो टोमो से पूछ ही लेता है, एक बात बता, तूने कराटे क्लब में किसी को अपना दोस्त बनाया है क्या? कौन है वो लड़का? टोमो कहती है, अच्छा तो तू शायद मिसाकी की बात कर रहा है, ये देख ये है वो लड़का, ये कराटे क्लब का कैप्टन है, मिसाकी सेनपाई। सीन कट होता है। टोमो और जून एक साथ बस में स्कूल जा रहे थे। तभी एक ठरकी बुढ़ा टोमो के पास में आकर उसे बार बार टच किए जा रहा था। अब ये बात जैसे ही जून को पता चलता है तो वो उस बुढ़े का कॉलर पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। रास्ते में जाते वक्त जून कहता है, टोमो तू ये स्कर्ट्स पहनना बंद कर दे, हमारे स्कूल में लड़कियों को पैंट्स पहनना भी तो अलाउ है, तो तू पैंट्स क्यों नहीं ट्राई करती? ये स्कर्ट्स में ना तू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब अपनी बुराई सुनते ही टोमो गुस्सा हो जाती है और जून की धुलाई कर देती है। दोस्तों इन दोनों के बीच में मारपीट का कंपटीशन चलता ही रहता है, तो इस मारपीट को दिल पर मत लेना। इधर टोमो आकर मिसुजू को सारी बातें बता देती है। मिसुजू कहती है कि टोमो एक बार तुम जून के नजरिए से सोच कर देखो, वो नहीं चाहता कि स्कर्ट्स की वजह से तुम्हें दोबारा कोई छेड़े या फिर हाथ लगाए। टोमो कहती है, मतलब वो मेरी फिक्र करता है इसलिए स्कर्ट्स पहनने से मना किया था। मिसुजू कहती है, पता नहीं कोई और भी रीजन हो सकता है। टोमो गुस्से से कहती है, तो फिर इन बातों का क्या मतलब हो सकता है? मिसुजू कहती है, देख तेरी स्कर्ट्स वाकई में बहुत छोटी है, तू इसे पहनती ही क्यों है? टोमो कहती है, मैं इस आउटफिट में काफी कंफर्टेबल फील करती हूँ यार, इसलिए पहनती हूँ। मिसुजू बताती है कि तू एक काम कर, सबसे पहले तो तू ये स्कर्ट्स के नीचे शॉर्ट्स पहनना बंद कर दे। ये सुनकर टोमो बिल्कुल हैरान हो जाती है।
मिसुजू तू ये क्या बकवास कर रही है, मुझे उल्टे सीधे काम क्यों बता रही है? अगर हवा से स्कर्ट्स ऊपर उठ गया तब मैं क्या करूंगी? मिसुजू कहती है आज तू बिना शॉर्ट्स के ही जून के पास में चली जा, देखना वो कैसा बिहेव करेगा। मिसुजू की बात मानकर टोमो बिना शॉर्ट्स के ही जून के पास में चली जाती है। टोमो को बिना शॉर्ट्स के देखकर जून के होश बेहोश ही होने वाले थे। टोमो जून से बात करने की कोशिश करती है लेकिन जून तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और इस चक्कर में वो बेचारा एक खंबे से भी जा टकराया। जून टोमो के आगे आगे चल रहा था, मानो वो टोमो से दूर रहना चाहता है। टोमो जून का हाथ पकड़कर कहती है तू दूर क्यों भाग रहा है यार, साथ में चलना। तभी तेज हवा चलती है और जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। जून ये मंजर देखकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन टोमो मिसुजू के पास जाकर कहती है तेरा आइडिया बिल्कुल बकवास था, आज के बाद मैं तेरी कोई भी बात नहीं मानूंगी। मिसुजू कहती है मतलब साफ है कि तेरी स्कर्ट्स हवा में उड़ी थी। तो इस पर जून का क्या रिएक्शन था? टोमो कहती है क्या ही करता बेचारा, मुझे ऐसी हालत में देखकर घबरा गया और नीचे गिर गया। सीन कट होता है। स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़की कैरल को दिखाया जाता है। टोमो कहती है इसे देखो, इसके आगे पीछे लड़के मंडराते रहते हैं, मुझे भी इसके जैसा ही बनना होगा, तब जाके जून मुझे लड़की समझेगा। टोमो अपने धुन में जा रही थी तभी उसे मिसाकी मिलता है। मिसाकी के साथ में कैरल भी थी। तो टोमो पूछती है कि तुम दोनों एक साथ में क्या कर रहे हो? कैरल बताती है कि ये मेरा फियोंसी मिसाकी सेंपाई है। मिसाकी कैरल और टोमो को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है। टोमो कहती है हमने एक दूसरे से बात तो नहीं की है पर हम एक ही क्लास में हैं। कैरल कहती है मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं लड़कों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। टोमो गुस्से में कहती है तुम्हें ये स्कर्ट्स दिखाई नहीं देता, मैं एक लड़की हूँ। सीन कट होता है। कैरल मिसुजू के पास आकर कहती है मुझे तुमसे टोमो चैन के बारे में कुछ जानना है। मिसुजू कहती है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है जो तुम टोमो जैसी लड़की से दुश्मनी मोल ले रही हो। मिसुजू मन में ही सोचती है कि मैं इस लड़की का अच्छा फायदा उठा सकती हूँ। वो कहती है कि अगर तुम्हें टोमो के बारे में जानना है तो तुम्हें जूनिचिरो नाम के एक लड़के से मिलना होगा। कैरल जून के पास जाकर कहती है मुझे मिसुजू ने भेजा है ताकि मैं अपने दुश्मन के खिलाफ में मजबूत बन सकूं। जून कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें मिसुजू ने भेजा है तो हम स्कूल के बाद में ट्रेनिंग कर सकते हैं। कुछ देर बाद जून कैरल को बुलाता है और कहता है कि चलो जल्दी से प्रैक्टिस के लिए चलते हैं। इन दोनों को एक साथ में देखकर टोमो का रिएक्शन सच में देखने लायक था। टोमो अपने कराटे के प्रैक्टिस के लिए आई थी लेकिन बस वो उस लड़की और जून के बारे में ही सोचे जा रही थी और इस चक्कर में कोई और बेचारा पिट रहा था। इधर जून और कैरल प्रैक्टिस कर रहे थे। जून कैरल को डिफेंस करने का तरीका समझा रहा था। तभी टोमो वहाँ पर आ जाती है। टोमो पूरे गुस्से में जून का कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगती है तू इस लड़की के साथ में आखिर कर क्या रहा है? तभी कैरल कहती है सुनो टोमो, आज से हमारी दुश्मनी खत्म और अब मुझे प्रैक्टिस की भी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर कैरल वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कैरल फिर से टोमो के पास आती है और कहती है कि टोमो मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। टोमो कहती है ओ मुझे तो लगा तू यहाँ मेरे से झगड़ा करने के लिए आई है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। ये सुनकर कैरल काफी खुश हो जाती है। टोमो के अलावा वो मिसुजू को भी अपना दोस्त बना लेती है। दूर खड़ा जून कहता है पता नहीं इन दोनों के पीछे में लड़के इतना पागल क्यों है। कैरल का तो पता नहीं पर मिसुजू सच में काफी क्यूट है। टोमो कहती है तेरी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तू मिसुजू को पसंद करता है। जून कहता है पसंद का तो पता नहीं पर हमने मिडिल स्कूल में एक दूसरे को डेट जरूर किया था। अब ये सुनकर टोमो का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। टोमो गुस्से में मिसुजू के पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है ओए मिसुजू, कुछ साल पहले तुम और जूनिचिरो एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तू ये जानती है कि मैं उसके बारे में क्या फील करती हूँ, इसके बाद भी तूने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। मिसुजू कहती है चलो अब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें डिटेल से बताती हूँ। मिडिल स्कूल का सेकेंड ईयर चल रहा था। जून अचानक ही आकर मुझे प्रपोज कर दिया और मैं भी बिना कुछ समझे ही उसे हाँ कर दी, लेकिन अगले ही दिन मुझे अपने डिसीजन पर शक होने लगा। 2 दिन किसी तरह उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद तीसरे ही दिन मैं उससे ब्रेकअप करने के लिए चली गई, लेकिन वो खुद से ही सामने से बोल पड़ा हमें अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू ना करके यहीं पर ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हमारे ब्रेकअप के बाद ही तुमने मुझे बताया था कि तुम जून को पसंद करती हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया ताकि तुम हर्ट ना हो जाओ, और जून को भी मैंने ही कुछ भी बताने से मना किया था। अगले दिन टोमो और जून एक साथ स्कूल आ रहे थे, तभी मिसाकी भी वहाँ पर आ जाता है। टोमो जून को मिसाकी से मिलाती है लेकिन जून मिसाकी को धमकाने लगता है, जिस पर टोमो जून को लाइन पर ले आती है। छुट्टी के वक्त टोमो कहती है कि मैं मिसुजू के साथ में आज बाहर कॉफी पीने जा रही हूँ तो तुम आज अकेले ही घर चले जाओ। जून बस स्टेशन के पास में खड़ा था और बस का वेट कर रहा था। मिसाकी भी वहीं पर था। मिसाकी सोचता है कि जिससे मैं बचना चाहता था उसी से आकर टकरा गया। कुछ देर बाद बस वहाँ पर आ जाती है। दोनों बस पर एक ही साथ चढ़ जाते हैं। बस में जाते वक्त दोनों काफी बातें भी करते हैं। जून मिसाकी को टोमो के बारे में बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन लास्ट में वो धमकी भी देता है कि ये बातें टोमो को हरगिज भी पता नहीं चलनी चाहिए। सीन कट होता है। टोमो और मिसाकी एक साथ कॉफी शॉप पर कॉफी पी रहे थे। वहाँ पर मिसुजू टोमो को सजेशन देती है कि क्यों ना तुम और जून एक साथ बाहर कहीं घूमने चली जाओ, इससे तुम दोनों के बीच में रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। टोमो मिसुजू की बात मानकर जून से कहीं बाहर घूमने चलने के लिए पूछती है। जून तुरंत ही टोमो की बात मान लेता है। अब टोमो ये बातें मिसुजू को बताती है। मिसुजू कहती है कि ये तुम्हारा रोज वाला घूमना फिरना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का डेट है, और अगर तुम डेट पर जा रही हो तो तुम्हें अपने लड़कों वाले कपड़े के बजाय कुछ लड़कियों वाले कपड़े ट्राई करने होंगे। ये बोलकर मिसुजू और कैरल टोमो को शॉपिंग करने के लिए मॉल में ले आते हैं। यहाँ पर दोनों कुछ अच्छे से कपड़ों का शॉपिंग करते हैं जो टोमो के लिए कंफर्टेबल हो और उसे पहनकर टोमो लड़कियों जैसी लगे। अगले दिन जून टोमो का वेट कर रहा था, तभी टोमो वहाँ पर लड़कियों वाली कपड़े पहनकर आ जाती है। टोमो को
ऐसे देखकर जून को थोड़ा अजीब सा लगता है। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले दोनों बैटिंग सेंटर पर जाते हैं, फिर इसके बाद दोनों बॉलिंग सेंटर पर भी जाते हैं। टोमो सोचती है कि हर बार की तरह हम वही काम कर रहे हैं, चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। वो कहती है सुन ना जून, चल आज हम कैरियोके पर चलते हैं। जून भी उसकी बात तुरंत ही मान लेता है। दोनों कैरियोके के अंदर में जाकर बैठ जाते हैं। तूने इतनी आसानी से कैरियोके के लिए कैसे हाँ कर दी, जबकि तुझे तो ये पसंद भी नहीं है। जून कहता है मुझे लगा कि तुझे पसंद होगा इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुझे बचपन से ही उल्टे सीधे काम करने का शौक जो है, मैं बचपन में तेरा साथ देने के लिए तेरे साथ कहीं पर चला तो जाता था, लेकिन मेरी हर वक्त फटी पड़ी रहती थी। लेकिन हर बार तेरे साथ कुछ नया ट्राई करके मुझे मजा भी बहुत आता था। चल अब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ गाना गाकर सुना दे, मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। टोमो इस पल को यादगार बनाने के लिए कुछ गाना गाती है, लेकिन उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा बेसुरी थी। जून उसका गाना सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। इतना ही नहीं, उसने सारी चीजें रिकॉर्ड भी कर ली थी। स्कूल में आकर टोमो काफी शर्मिंदा महसूस करती है और बताती है कि जून के सामने में उसका पोपट हो गया और उसने सारी चीजें रिकॉर्ड भी कर ली है। मिसुजू कहती है टोमो तू डेट के नाम पर अपना मजाक बनवा कर आई है। अगले दिन जून तानाबे नाम के एक लड़के के साथ में खड़ा था। तानाबे कहता है यार मैं मिसुजू को पसंद करता हूँ और उसकी जिंदगी में खुशी लाना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने उसे कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जून कहता है क्या बात कर रहा है यार, वो जब भी मुझसे बात करती है तो वो मुझसे मुस्कुराते हुए बात करती है, पर फिर भी वो मुझे चुड़ैल ही लगती है। तानाबे जाके मिसुजू को हंसाने की कोशिश करता है। इस पर मिसुजू उसके मुंह पर टेप लगा देती है। इधर टोमो दूसरे लड़कियों को देख रही थी कि किस तरह वो एक दूसरे के साथ में काफी क्लोज रहती है। टोमो कहती है मिसुजू मुझे भी किसी के साथ में ऐसे ही क्लोज फ्रेंड बनकर रहना है, उसका हाथ पकड़ना है और उसे हग भी करना है। मिसुजू कहती है देख मुझसे इस तरह की उम्मीदें हरगिज मत रखना और ऐसी चिपकने वाली हरकतें तो बिल्कुल भी मत करना। अब ये बात कैरल को पता चलती है तो वो टोमो से कहती है तुम मुझे हक कर लो, मैं भी तो तुम्हारी दोस्त ही हूँ ना। टोमो जब उसे हक करती है तब उसे पता चलता है कि एक लड़की कैसी होती है। अब तो उसे अपने लड़की होने पर भी शक हो रहा था, लेकिन फिर इसके बाद टोमो जहाँ पर भी जाती है कैरल उसके पास आकर चिपक जाती है। टोमो और कैरल के इस चिपकने वाले क्लोज फ्रेंडशिप से मिसुजू काफी जेलस फील करती है। कैरल को जल्दी ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो टोमो से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है और इस कारण से मिसुजू उससे नाराज हो गई है। इसलिए कैरल मिसुजू के पास जाकर उससे माफी मांगती है। मिसुजू भी टोमो से मिलकर बात करती है और कहती है कि तू मुझे भी कैरल की तरह हक कर सकती है। ये सुनकर टोमो खुश हो जाती है और मिसुजू को हक कर लेती है। मिसुजू कहती है अच्छा एक बात बता, तू जूनिचिरो को कभी इस तरह हक क्यों नहीं करती, वो भी तो तुझसे बिना वजह चिपकते रहता है। टोमो हैरानी से कहती है मेरा मन तो करता है यार, पर हिम्मत नहीं होती। मिसुजू की बात मानकर टोमो जून का पीछा करती है और उसे पीछे से जाकर हक कर लेती है, लेकिन जून उसे धक्का देकर पीछे हटा देता है और कहता है कि तू ये उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रही है। टोमो गुस्से में चिल्ला कर कहती है तू भी तो मुझे हमेशा से पीछे से आकर पकड़ लेता है। जून कहता है हाँ एक दो बार पकड़ लिया होगा, लेकिन मैं करूँ तो चलता है, पर तू ऐसी हरकतें मत करना समझी। इस पर टोमो को इतना गुस्सा आता है कि वो जून की दे दनादन पिटाई कर देती है। सीन कट होता है। टोमो अपने बिस्तर पर सो रही थी। जून उसे सुबह सुबह उठाने के लिए आया था। अपने रूम में जून को देखकर टोमो जोर से चिल्लाती है। फिर टोमो जून के लिए एक अच्छा सा नाश्ता तैयार करती है और जून टोमो और उसकी मम्मी के साथ नाश्ता करता है। दोनों आज की छुट्टी का दिन भी एक साथ बिताते हुए कुछ बातें करते हैं, मतलब ये लोग छुट्टी के दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सीन कट होता है। टोमो के पास दो जूनियर लड़कियां आकर टोमो से हेल्प मांगती है। वो बताती है कि थर्ड ईयर का एक लड़का है जो सभी बदमाशों का लीडर है, वो सभी लड़कियों को हमेशा परेशान किया करता है और हमें भी काफी दिनों से परेशान कर रहा है। टोमो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे उसके पास ले चलो। शुरू में तो टोमो उस लड़के के साथ अच्छे से बात करती है कि आज के बाद तुम इन लड़कियों के पास भटकना भी मत, वरना जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। लेकिन ये जिंगूर टोमो की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है। फिर क्या था, टोमो इसका कुछ लात और घूसों से स्वागत करती है और फिर बिंदास वहाँ से चली जाती है। इधर ये जिंगूर अपना बटालियन इकट्ठा करके टोमो को पीटने का प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उनकी फूटी किस्मत ये सारी प्लानिंग जून वहीं पर खड़ा होकर सुन लेता है और फिर लगे हाथ जून भी इनकी अच्छी खातिरदारी कर देता है। टोमो अपने घर जा रही थी तभी कुछ बदमाश इसके पास में आते हैं, पर लड़ाई करने के लिए नहीं बल्कि ये तो माफी मांगने के लिए आए थे। सीन कट होता है। कल से सबके मिड टर्म के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मिसुजू कहती है कि तुम दोनों मेरे घर आ जाना, हम सब मिलकर ग्रुप स्टडी करेंगे, मैं तुम दोनों की हेल्प कर दूंगी। टोमो और कैरल मिसुजू के घर पर आते हैं। तीनों मिलकर आपस में पढ़ाई कर रहे थे। मिसुजू उन दोनों की अच्छे से हेल्प कर रही थी। टोमो कहती है कि अगर तू मेरी ऐसी ही हेल्प करेगी तो मैं तो आसानी से पास हो जाऊंगी। कुछ ही दिन के बाद सबके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। यहाँ के स्कूल के सिस्टम बहुत ही फास्ट है। टोमो का पहली बार इतना अच्छा रिजल्ट आया था। मिसुजू को इस बार फर्स्ट रैंक नहीं बल्कि सेकंड रैंक मिला है और फर्स्ट रैंक मिला है कैरल को, जो कि इन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। टोमो जून के पास में जाती है तो जून बताता है कि मैंने एक नया वीडियो गेम लिया है जो कि तेरा फेवरेट भी है, तो एक काम कर तू आज मेरे घर आ जा, दोनों मिलकर देर रात तक गेम खेलेंगे। गेम का नाम सुनते ही टोमो एक्साइटेड हो जाती है और जून के घर जाने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद टोमो को एहसास होता है कि ये तो एक तरह का नाइट आउट है जिसके लिए उसने हाँ कर दिया है। टोमो कहती है मैं रात को नहीं रुक सकती हूँ, जून को मैं मना कर दूंगी, पर मिसुजू और कैरल कहती है कि तुम उसे मना नहीं करोगी और तुम उसके घर भी जाओगी। टोमो को दोनों की बात माननी ही पड़ती है। टोमो तो सबसे पहले अपने मम्मी से परमिशन लेती है तो उसकी मम्मी उसे जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर वो अपने पापा से इजाजत लेती है तो उसके पापा भी जाने के लिए हाँ कर देते हैं। टोमो इस उम्मीद में थी कि दोनों में से कोई उसे जाने से मना कर दे और उसे जून के पास ना जाना पड़े, लेकिन आखिरकार टोमो को जून के पास में जाना ही पड़ेगा। टोमो कहती है कि
मेरी मम्मी ने तुम्हारे मम्मी के लिए ये गिफ्ट भेजे हैं। जून कहता है ये गिफ्ट मैं कल दे दूंगा क्योंकि वो आज घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। अब ये सुनकर टोमो को झटका लगता है। जून अपने हाथों से कुछ खाना बनाकर टोमो को खिलाता है। टोमो कहती है कि तू तो काफी अच्छा खाना बना लेता है यार, किसी दिन मैं भी तुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। इसके बाद दोनों उस काम पर लग जाते हैं जिसके लिए ये दोनों आए थे। दोनों पूरे मजे से वीडियो गेम खेल रहे थे। शुरू में जून टोमो से हार जाता है, लेकिन फिर वो टोमो को भी हरा देता है। दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। कुछ देर बाद रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो दोनों अपने अपने बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं। जून कहता है टोमो तू जाग रही है क्या? टोमो कहती है हाँ बोल, क्या कहना है? जून बोला तुझे क्या लगता है हम दोनों हमेशा ही ऐसे दोस्त बनकर रह पाएंगे? टोमो बेड से उठकर बोली मुझे तुझसे कुछ कहना है। लेकिन टोमो के कुछ कहने से पहले ही जून सो चुका था। रात में तो दोनों अलग अलग बेड पर सोए थे, पर पता नहीं कैसे सुबह में दोनों एक ही बेड पर थे। सुबह में टोमो घर जाते वक्त याद करती है कि रात में तो मैं बेड पर सोई थी, पर सुबह में मैं नीचे कैसे गिर गई थी। अब इस हादसे के बाद दोनों खुलकर एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर पा रहे थे। मुझे इस पर यकीन तो नहीं है, लेकिन इस कहानी के हिसाब से दोनों पूरे एक सप्ताह तक एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं करते हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा कब तक चल सकता था? एक दिन जून टोमो के पास में आता है और उसे एक गिफ्ट देता है। टोमो कहती है कि तू अचानक मुझे ये गिफ्ट क्यों दे रहा है? जून कहता है कि तू भूल गई क्या, आज तेरा बर्थडे है। टोमो जून का दिया हुआ चश्मा पहनकर बिल्कुल एक हैंडसम गर्ल की तरह लग रही थी। टोमो अपने क्लास आकर मिसुजू को बताती है कि मुझे जून ने ये चश्मा गिफ्ट दिया है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। मिसुजू भी टोमो को बर्थडे विश करती है और एक प्यारा सा उसे गिफ्ट देती है। तभी वहाँ पर कैरल भी आ जाती है। मिसुजू और कैरल दोनों साइलेंटली कुछ प्लानिंग करते हैं और टोमो को अपने घर पर आने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद तीनों मिसुजू के घर पर आते हैं। मिसुजू कहती है कि सबसे पहले तो तुम्हें ये कपड़े चेंज करने होंगे और तुम्हें एक लंबे बालों वाला विग भी पहनना होगा। आज हम तुम्हें बिल्कुल एक लड़कियों वाला लुक देंगे। काफी देर तक पेंट और पुट्टी करने के बाद फाइनली अब टोमो एक क्यूट सी लड़की बन गई थी। मिसुजू कहती है हमने तेरा लुक तो चेंज कर दिया है, पर अब जरा लड़कियों जैसी बात करने की कोशिश कर। टोमो जब लड़कियों जैसी बात करती है तो काफी ज्यादा कूल लगती है। मिसुजू कहती है कि अब हमें आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो तू जाकर शॉप से हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आ। टोमो इन कपड़ों में बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन भला इन दोनों के आगे में टोमो क्या ही कर सकती थी। टोमो पूरे गुस्से में आइसक्रीम लेने के लिए स्टोर में आती है। टोमो इतनी प्यारी लग रही थी कि सब लोग बस उसे ही देखे जा रहे थे। टोमो को लगता है कि मैं जोकर जैसी लग रही हूँ, इसलिए सब लोग मुझे ही देखे जा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जून को देखकर उसे जोर का झटका लगता है। टोमो को लगता है कि जून उसे पहचान लेगा, लेकिन जून उसे नजरअंदाज कर देता है। हालांकि जून को थोड़ा शक जरूर होता है कि कहीं ये टोमो तो नहीं थी। टोमो जून से किसी तरह बचते बचाते जल्दी से आइसक्रीम लेकर वहाँ से चली जाना चाहती थी। वो जैसे ही शॉप से बाहर निकलती है तो हाई हील की वजह से वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। जून उसे देख लेता है और उसकी हेल्प के लिए आता है, लेकिन टोमो उससे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है। जून बहुत ही प्यार से उसके हाथों को पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। टोमो कहती है सुनो, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दूर तक साथ में जा सकती हूँ? जून भी उसे मना नहीं कर पाता है, पर टोमो का हाल कुछ ठीक नहीं था। टोमो कहती है प्लीज मुझे तिरछी नजरों से मत देखो, मैं इन ड्रेस में काफी अजीब सी लग रही हूँ ना। दरअसल मैं पहली बार ऐसी ड्रेसअप हुई हूँ। जून उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि आप इन ड्रेसेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो। इतना सुनकर तो टोमो के मन में लड्डू फूटने लगता है। दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक आपस में ऐसे ही बातें करते हैं। जून उसकी तारीफ कर देता है तो टोमो शर्मा जाती है। तभी जून कहता है अरे मुझे याद आया, आपने जो शॉप से आइसक्रीम खरीदी थी कहीं वो पिघल तो नहीं गया? टोमो अपना आइसक्रीम देखती है तो वो सच में पिघल चुका था। टोमो जल्दी से दूसरा आइसक्रीम लेने के लिए स्टोर की ओर दौड़ पड़ती है। कुछ देर बाद टोमो आइसक्रीम लेकर मिसुजू के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर मिसुजू और कैरल पहले से ही उसका बर्थडे केक तैयार करके उसका वेट कर रहे थे। फिर सब लोग एक साथ केक खाते हुए बातें करने लगते हैं। टोमो बताती है कि बाहर मुझे जून मिला था, पर वो तो मुझे पहचान ही नहीं पाया। वो मेरी बार बार तारीफ किए जा रहा था और मुझे उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगले दिन जून टोमो के पास आकर उसके गाल खींचने लगता है, जिस पर टोमो उसे एक मुक्का धर देती है। मुक्का खाकर भी जून मुस्कुरा कर बोला वो तो टोमो हो ही नहीं सकती, टोमो तो ये है बिल्कुल असली वाली। कुछ दिन बाद सबका डॉज बॉल टूर्नामेंट होने वाला था। टोमो का मर्दाना हरकत की वजह से उसे लड़कों के टीम में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस पर जून काफी खुश हो जाता है। उनका डॉज बॉल का पहला राउंड उन्हीं छपरियों से होने वाला था जिससे टोमो और जून पहले ही भिड़ चुके थे। दोनों को एक साथ में देखकर तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। पहला और दूसरा राउंड टोमो की टीम आसानी से जीत जाती है, लेकिन फिर फाइनल राउंड में उनका मुकाबला एक गोरिल्ला टाइप के काले मोटे इंसान से होता है, जो कि पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर था। ये गोरिल्ला एक एक करके सबसे पहले कमजोर लड़कों को नॉकआउट कर देता है। टोमो काफी गुस्से में आ जाती है और वो भी अपना एक जोरदार हमला गोरिल्ला की ओर करती है, लेकिन गोरिल्ला उसके अटैक को आसानी से डिफेंस कर लेता है। फिर वो गोरिल्ला बदले में एक जोरदार वार टोमो की ओर करता है। टोमो को लगता है कि शायद इससे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तभी जून उसके सामने में आ जाता है और टोमो को चोट लगने से बचा लेता है। अब टोमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने जून को नॉकआउट कर दिया था। टोमो पूरी ताकत से बॉल को गोरिल्ला की ओर फेंकती है, लेकिन बॉल गोरिल्ला के पैरों के नीचे से टप्पा खाकर दूसरे लड़के के हाथ में चली जाती है। वो लड़का आसानी से उस बॉल को गोरिल्ला के पीठ पर मार देता है और इस तरह से वो आसानी से इस टूर्नामेंट को जीत जाते हैं। इससे गोरिल्ला काफी ज्यादा गुस्से से भर जाता है। जून अपने क्लास की ओर जा रहा था, तभी वही गोरिल्ला उसके पास आकर जून को मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। जून उसे पहली ही बार में पटक देता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच
बीच में ना जाने कितने ही मुकाबले होते हैं और इन मुकाबलों में जून की हार हो जाती है। जून कहता है चल अब मैं हार मानता हूँ, तुझसे केवल मैं एक ही बार जीत पाया। इस पर वो मोटा कहता है तू कराटे जानता है और तूने इस मुकाबले में एक भी कराटे का मूव इस्तेमाल नहीं किया। इस हिसाब से देखा जाए तो तू नहीं बल्कि मैं तुझसे हार गया। छुट्टी के बाद टोमो और जून एक साथ घर जा रहे थे। टोमो कहती है मैंने सुना तेरे और गोमा के बीच में आज मुकाबला हुआ था। जून कहता है हाँ, पर वो मुकाबला मैं हार गया। मैं तो हार गया पर वो तुझे चाह कर भी हरा नहीं सकता। टोमो कहती है मैं काफी टाइम से नोटिस कर रही हूँ तू आजकल कुछ ज्यादा ही तारीफ करने नहीं लगा है। जून कहता है मैंने जो भी कहा है वो सच ही तो है। जून मन में सोचता है टोमो जब भी मेरे साथ होती है मैं खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करता हूँ और जब वो मेरे पास नहीं होती है या मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ तो मेरे दिल में बेचैन सा होने लगता है। मैं टोमो के जैसा ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और अपनी पूरी जिंदगी टोमो के साथ में ही बिताना चाहता हूँ। और इसी के साथ इस एनिमे का ये इंटरेस्टिंग पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं आप कोई पार्ट मिस ना कर दे।